सभी का ओंकार न्यूज में मैं हूं आपके साथ कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो 4 बजेगा 4 का दम, जिसमें हम आपको रूबरू कराएंगे 4 बड़ी खबरों से। पहली खबर की बात कर लेते हैं, जो सीधे तुर्की से हम आपको बता रहे हैं। तुर्की और सीरिया में भूकंप से अब तक लगभग 15,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तुर्की के राष्ट्रपति यहां पर साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो राहत बचाव कार्य होना चाहिए था, उस तरह से राहत बचाव कार्य नहीं हो पा रहा है। काम में कमी जरूर आ रही है और उस कमी को वो स्वीकार भी कर रहे हैं। ऑनलाइन यहां पर आलोचनाएं बढ़ने पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि प्रभावित जगहों का दौरा मैं लगातार कर रहा हूं। भूकंप के केंद्र जो रहे हैं वहां पर भी वो पहुंच रहे हैं। वहां पर पहुंचकर उन तमाम जगहों का, उन तमाम शहरों का यहां पर जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आपको बता दें कि तुर्की में जो हालात इस वक्त हैं, वो हालात किसी से छिपे नहीं है। जिस तरह से ये भूकंप आया, इस भूकंप ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि राष्ट्रपति का यह भी कहना है कि जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उस ठंड की वजह से भी कार्य में रुकावटें आ रही हैं। लोग असहाय हो चुके हैं, मदद मांग रहे हैं, लेकिन मदद नहीं मिल पा रही है। तुर्की के हटे में यहाँ पर एक किंडरगार्टन शिक्षक समीर कॉर्बन ने कहा कि उनका भतीजा, उनकी भाभी और परिवार के कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। उन तक नहीं पहुंचा जा सका है। बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं। मदद का इंतजार किया जा रहा है। 48 घंटे बीत चुके हैं। 7.8 तीव्रता के भूकंप के 3 दिन बाद भी मलबे में यहाँ पर जिंदा लोग दबे हुए हैं। कहीं से किसी की आवाज आती है, मुझे बचाओ, तो कोई कहता है कि मुझे बचाओ, मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। तो इस तरह की आवाजें इस वक्त मलबे से आ रही हैं। लोग बेहद परेशान हैं। 3 दिन बीत चुके हैं भूकंप से। लगभग अगर हम बात करें, मरने वालों की जो संख्या है, जो आंकड़ा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो लगभग 15,000 अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है, वो 15,000 लोगों का आ रहा है। 15,000 लोग जो है वो खत्म हो चुके हैं, उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि तुर्की के साथ भारत हर तरह से खड़ा हुआ है। मदद की पूरी जो कोशिश है वो भारत की ओर से की जा रही है। भारत लगातार अपनी तरफ से मदद, राहत बचाव कार्य जो है, वहां पर एनडीआरएफ की 2 टीमें पहुंची हैं भारत की ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर ये भी कहा कि जितना हो सकता है भारत की ओर से इतनी मदद तुर्की की जाएगी। तुर्की के साथ भारत खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो हालात इस वक्त तुर्की के साथ हैं, वो हालात किसी से छुपे नहीं है। और ये दर्द भारत ने भी झेला है। ऐसा नहीं है कि ये दर्द भारत ने नहीं झेला है। इस दर्द से भारत भली भांति वाकिफ है। सबसे बड़ी और अहम खबर यही है कि लगातार भारत की ओर से मदद जो है वो तुर्की की जा रही है। एनडीआरएफ की जो टीमें वहां पर हैं, उनके लिए भी चुनौती से कम नहीं है ये। तो राष्ट्रपति लगातार दौरा भी कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का भी दौरा किया जा रहा है। तो बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के साथ हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें वाकई देखकर हर किसी का दिल दहल जाएगा, क्योंकि जो भूकंप आया है, जिस तरह से, जिस तीव्रता से ये भूकंप आया, उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। आज जो हालात इस वक्त तुर्की सीरिया के हैं, वो हालात बेहद खराब है। लोगों की चीख पुकार आज भी सुनाई आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक मासूम छोटी बच्ची जो पिछले 36 घंटे से मलबे में दबी हुई थी, जब उसे बचाने की कोशिश टीमों की ओर से किया गया, तो उस मासूम ने मलबे के अंदर से ही कहा कि मुझे बचा लीजिए, मेरा भाई और मैं अंदर हैं, हमें बाहर निकालिए, हम जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे। तो इस तरह की आवाजें जो हैं वो अभी भी मलबे से आ रही हैं। चीख पुकार की आवाज लगातार मलबे के अंदर से आ रही है। लोग परेशान हैं। जिनके परिजन नहीं मिल रहे हैं, जिनके परिवार वाले नहीं मिल रहे हैं, वो भी लगातार परेशान है। भारत दूतावास की बात करें तो वो भी लगातार अपना कनेक्शन जो है वो बनाया हुआ है। लगातार बातचीत की जा रही है। एक भारतीय के लापता होने की जो खबर है वो भी सामने आई है। तो बड़ी खबर है ये भारतीय बेंगलोर के से सीधा पहुंचा था तुर्की नौकरी करने के लिए। भारतीय का कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा है। परिजन बेहद परेशान है, लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ी अहम खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट के जरिए भी ये कहते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि परेशान होने की घड़ी जरूर है, लेकिन परेशान ना हो। तुर्की के साथ भारत कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ है। तो
चलिए बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। तो हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर स्टेट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने रेड की है। आपको बता दें कि इन टीमों ने हिमाचल में अडानी बिल्डर ग्रुप के स्टोरों पर यह कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि एक्साइज महकमे के साउथ यहां पर एनफोर्समेंट जोन की टीम बुधवार देर शाम को यहां परवाणु में अडानी के स्टोर पर पहुंची थी। वहां पहुंचकर यहां पर एक्साइज महकमे की टीमों ने गोदाम में स्टॉक का जायजा लिया और संबंधित कागजात जो थे उनकी जांच पड़ताल भी की। अभी के लिए जांच में यहां टैक्स लायबिलिटी के कैश में भुगतान न करना संदेहजनक माना जा रहा है। देर रात तक गोदामों में दस्तावेजों की जांच चलती रही और सवाल जवाब भी किए गए। बता दें कि हिमाचल में अडानी ग्रुप के कुल 7 कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें फलों के कोल्ड स्टोर के अलावा राज्य में बड़े पैमाने पर यहां करियाना सामान की सप्लाई भी अडानी ग्रुप की कंपनियां ही करती हैं। अब हिमाचल में अडानी ग्रुप का विस्तार तो जबरदस्त है, लेकिन जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार यहां पर बनी थी, विवाद भी बढ़ता चला गया। इस समय हिमाचल में अडानी ग्रुप और कांग्रेस सरकार के कई मुद्दों को लेकर मतभेद भी चल रहा है। बड़ी खबर है ये, आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा दोनों ही पक्षों को समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन जमीन पर हालात नहीं सुधरे हैं। इन सब के ऊपर कांग्रेस सरकार अडानी ग्रुप के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकती है। वो सीमेंट प्लांट में काम बंद होने के लिए अडानी ग्रुप को जिम्मेदार मानती है। अगर ऐसा होता है तो पहले से ही कई चुनौतियों में जूझ रही इस कंपनी को आने वाले दिनों में और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो अडानी के लिए इस वक्त मुश्किल जो है वो कम होती भी नजर नहीं आ रही है, बल्कि हिमाचल में तो अडानी के लिए अभी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस और अडानी के बीच में जिस तरह से लगातार मतभेद चल रहा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती अडानी को देता हुआ नजर आ रहा है। तो हिमाचल में इस वक्त अडानी के लिए हालात जो हैं वो बेहद अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। स्टॉक का यहाँ पर जायजा लिया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सबसे बड़ी बात है, हिमाचल में जिस तरह से अडानी की कंपनियां काम कर रही हैं उसे लेकर कांग्रेस की ओर से कई यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं। अडानी के प्रतिष्ठानों पर रेड की गई है, ग्रुप के स्टोरों पर भी यहाँ पर कार्रवाई की गई है, तो उन्हें मुश्किलों का सामना जो है वो अभी करना पड़ रहा है। बड़ी खबर है, टीवी स्क्रीन पर आपको इस वक्त की बड़ी अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इन सब के ऊपर कांग्रेस सरकार अडानी ग्रुप के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकती है। जी हाँ, लीगल एक्शन भी यहाँ पर कांग्रेस की ओर से लिया जा सकता है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि विवाद बढ़ता चला जा रहा है, ये विवाद खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ राज्य में बड़े पैमाने पर अगर हम बात करें तो करियाना का सामान भी अडानी ग्रुप की ओर से ही सप्लाई किया जाता है। साथ ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है कि अब जो मुश्किलें हैं वो अडानी के लिए कम होती भी नजर नहीं आ रही है, हिमाचल में खास तौर से, क्योंकि कांग्रेस और अडानी के बीच में जिस तरह से मतभेद चल रहा है वो मतभेद खत्म होता हुआ नजर यहाँ पर नहीं आ रहा है। सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। साथ ही आपको बता दें कि अभी के लिए जांच में टैक्स लायबिलिटी की कैश में भुगतान न करना संदेहजनक माना जा रहा है। देर रात तक गोदामों में दस्तावेजों की जांच चलती रही और सवाल जवाब भी किए गए। हिमाचल में अडानी ग्रुप की कुल 7 कंपनियां काम कर रही हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इनमें फलों के कोल्ड स्टोर के अलावा राज्य में बड़े पैमाने पर करियाना सामान भी खुद अडानी ग्रुप की ओर से सप्लाई किया जा रहा है। कांग्रेस और अडानी ग्रुप के बीच में जो मतभेद चल रहा है वो कहीं ना कहीं हिमाचल में अडानी की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। यूक्रेन से जंग लड़ रहा रूस विभिन्न आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। इस आर्थिक प्रतिबंध के कारण भारत भी रूस का बकाया भुगतान नहीं कर पा रहा है। रूस से हथियार और यहाँ कल पुर्जे की अगली खेप समय पर डिलीवरी हो, इसके लिए भारत भुगतान का विकल्प खोज रहा है। रूस ने भारत को 28,000 करोड़ के हथियार बेचे हैं, लेकिन पिछले साल फरवरी में यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से रूस पर यहाँ पर कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिस कारण भारत अभी तक रूस को ये भुगतान नहीं कर पाया है। यूक्रेन के साथ जंग के कारण पश्चिमी देशों और साथ ही साथ यहाँ अगर बात करें तो अमेरिका की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध का सामना कर रहे रूस को भारत अपना बकाया राशि देने में विकल्प खोज रहा है। भारत अधिकांश सैन्य हथियार और हार्डवेयर रूस में यहाँ से खरीदता है। ऐसे में सरकार चिंतित है कि भुगतान में और देरी होने पर महत्वपूर्ण कलपुर्जों और उपकरणों की डिलीवरी में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो भारत रूस से कच्चा तेल और हथियार खरीदता है।
एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने अमेरिकी डॉलर के बजाय दुबई बेस्ट ट्रेडर्स के माध्यम से यूएई का मुद्दा दिरहम में भुगतान शुरू कर दिया। बता दें कि ये पहली बार नहीं जब भारत को रूसी बकायों का भुगतान करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो। इससे पहले भी साल 2018 में जब भारत ने रूस के साथ यहाँ पर S-400 मिसाइल सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, उस वक्त भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो आर्थिक प्रतिबंधों का सामना इस वक्त रूस कर रहा है। रूस का भुगतान करने में भारत पूरी तरह से यहाँ पर असमर्थ नजर आ रहा है। तो वहीं बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की। तो बजट में सीएम अशोक गहलोत प्रदेश और राजनीति दोनों का भूगोल बदलने जा रहे हैं। 10 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सबसे बड़ी घोषणा नए जिलों को लेकर यहां पर हो सकती है। 15 साल के लंबे इंतजार के बाद गहलोत राजस्थान में नए जिलों और सीकर झुंझुनू को मिलाकर नए संभाग का ऐलान कर सकते हैं। बालोतरा, ब्यावर, यहाँ कोटपुतली, भिवाड़ी, नीम का थाना, साथ ही कुचामन सिटी समेत 7 से ज्यादा जिले जो हैं वो संभव हैं। गहलोत कई बार सरकार रिपीट करने की बात कर चुके हैं। ऐसे में जिले की घोषणा इस दिशा में अहम कदम हो सकता है। इससे पहले 2008 में जो तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे थी, उन्होंने प्रतापगढ़ को जिला बनाया था। तब बीजेपी प्रतापगढ़ और साथ ही धरियावाद सीट जीत चुकी थी। भौगोलिक रूप से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन क्षेत्रफल में अपने से छोटे राज्यों के मुकाबले ये जिला बेहद कम है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस बीजेपी दोनों अंदरूनी टकराव से जूझ रही है। नए जिलों के ऐलान के साथ वो आबादी और जातिगत समीकरणों के लिहाज से एक बड़े वर्ग को यहाँ साधने की कोशिश करेंगे। चुनाव नतीजों पर ये कितना असर डालता है ये देखना होगा। सरकार ने नए जिलों को लेकर यहाँ सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर राम लोहाया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। कमेटी के पास 65 नए जिलों के लिए ज्ञापन आए थे। बता दें कि बजट में 10,000 कांस्टेबलों की भर्ती की सौगात मिल सकती है। ये बड़ी खबर है। तो जिस तरह से बजट की घोषणा को लेकर कई यहाँ पर उम्मीदें भी जगी हुई हैं, कई उम्मीदें यहाँ पर लगाई हुई हैं कि क्या कुछ यहाँ पर मिल सकता है बजट में। साथ ही साथ बता दें कि बजट से भूगोल बदलेगा। 10 फरवरी को पेश होगा बजट और बजट में क्या कुछ मिलेगा ये भी एक बड़ा फैसला होगा, क्योंकि बड़ी उम्मीद यहाँ पर लोगों ने लगा रखी है। बजट से भूगोल बदलेगा नहीं बदलेगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन उम्मीदें यहाँ पर जो हैं वो बहुत ज्यादा लगाई हुई हैं। 10 फरवरी को पेश होगा बजट, यानी कल बजट पेश होगा। साथ ही साथ क्या कुछ उम्मीदें लोगों ने लगा रखी हैं, इस पर भी लोग आपस में बात करते हुए नजर आए। लोगों ने ये उम्मीदें की हैं कि हो सकता है इस बार जो बजट पेश हो उसमें कुछ रियायतें लोगों को यहाँ पर मिले, किसानों को कुछ रियायतें यहाँ पर मिले। तो सभी ने इस बजट से बेहद उम्मीदें भी जताई हुई हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।